Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Math. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इनहेरिटेंस, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एवोल्यूशन। आज हम एवोल्यूशन पर बात करेंगे कि ये एवोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद एवोल्यूशन से रिगार्डिंग एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उस थ्योरी को भी आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। सो बच्चों, पहले समझते हैं एवोल्यूशन क्या होता है। देखें, साइंस ये मानती है कि आपकी इस दुनिया में जो पहली लाइफ पैदा हुई थी, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो था इस दुनिया में, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, वो एक सिंपल सा यूनिसेलुलर था। एक सिंपल यूनिसेलुलर की शक्ल में आपकी इस दुनिया में लाइफ ओरिजिनेट हो गई। बट अगर हम आज देखें तो आज हमारे पास इस दुनिया में लाइफ काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गई। आज हमारे पास जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में मौजूद हैं, काफ़ी सारी शक्ल के अंदर मौजूद हैं, और लाइफ जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गई। तो अब ये जो सारी लाइफ आपकी आज आपकी इस दुनिया में जो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, साइंस मानती है कि ये उसी एक यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म से वजूद में आए हैं। यानी एक सिंपल सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही से ये सारे डिफरेंट किस्म के आपके पास जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये उसी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से बने हैं। सो अब ये कैसे हुआ है, कैसे एक सिंपल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतने सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स बन गए, और हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें तो आपको क्या एक बंदर जो है एक यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म से लगेगा कि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये बंदर बना है? नहीं लगेगा। तो ये सब हुआ कैसे? हाउ लाइफ डाइवर्सिफाइड इनटू मैनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म एग्जिस्टिंग इन आवर अर्थ। तो इसका जवाब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से आपके एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतने सारे ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए हैं। सिंपल सा था ऑर्गेनिज्म, और आज ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुई है ना, इट इज ड्यू टू एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन की वजह से हमारा एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता रहा, और आज आपके पास लाइफ इतनी सारी शक्लों में मौजूद है। अभी एवोल्यूशन क्या होता है जिसकी वजह से हमारी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी पैदा हुई? बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि एक ही स्पीशी के बहुत सारे इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं आपके पास इस दुनिया में, और वो सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान की बात करें, ह्यूमन एक स्पीशी है। अब इस दुनिया में ये जो ह्यूमन स्पीशी है, इसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, कई सारे इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। ये सारे एक दूसरे से आपको डिफरेंट नज़र आते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस हैं। आंखों के कलर में डिफरेंसेस हैं, बालों के कलर में डिफरेंसेस हैं, स्किन के कलर में डिफरेंसेस हैं, चेहरे के शेप में डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस की वजह से एक ही स्पीशी के बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। सो इन करेक्टर में डिफरेंसेस को, करेक्टर में छोटी छोटी सी तब्दीलियों को आप वेरिएशंस कहते हैं। और वेरिएशन से क्या हुआ, वेरिएशन से क्या फ़ायदा हुआ? वेरिएशन से हमारे पास स्पीशी के तमाम इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अलग हो गए। अगर वेरिएशन नहीं होती तो आपके पास ये इस वक्त जितने भी इंसान हैं सब एक ही जैसे दिख रहे होते। वेरिएशन की वजह से सारे इंसान एक दूसरे से अलग हो गए, सारे जो बटरफ्लाई हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई। आज आपको डॉग्स में आपको काफ़ी सारी वेरिएशन नज़र आती है, सारे डॉग्स आपको एक दूसरे से अलग नज़र आते। तो ये वेरिएशन होती है कैरेक्टर्स में, छोटे छोटे से डिफरेंसेस जिनकी वजह से एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रहे हों, इसे वेरिएशन कहा जाता है। अब बच्चों, अगर वेरिएशन अभी तो हमने देखा ना, वेरिएशंस की वजह से एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पीशी सेम है, इंडिविजुअल्स डिफरेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी सी वेरिएशंस काफ़ी जनरेशंस तक आती रहे, काफ़ी सालों तक ये वेरिएशन अगर एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स में आती जाए, तो अब वो ऑर्गेनिज्म
मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मजीद डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और एक नई स्पीशी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, एक नई स्पीशी बन जाएगा। ठीक, छोटी छोटी सी वेरिएशंस, लेकिन अगर काफी अरसे तक आती रहें तो फिर अब उस इतने अरसे तक आने वाली वेरिएशंस ने आपके ऑर्गेनिज्म की स्पीशी ही तब्दील कर दी और अब वो ऑर्गेनिज्म और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया और एक नई स्पीशी बन गया। मैं इसकी पहले आपको एक तरह आम लाइफ से एग्जांपल देता हूं। हमारे सर में बाल है, अगर हम रोजाना एक एक बाल तोड़ें तो ये वेरिएशन है, थोड़ी सी तब्दीली आ रही है ना। हमारे बालों की तादाद मिलियंस है जी सर पे, एक कम करता रहूंगा तो ये मामूली सा चेंज है जिसको हम वेरिएशन कह रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने सर का एक बाल रोजाना तोड़ता जाऊं उस वक्त तक तो ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही काम हम एक अरसे तक करते रहें, 10, 15, 20 साल तक ये काम करते रहें, तो हमारे सारे सर के बाल खत्म हो जाएंगे, हम गंजे हो जाएंगे और हम बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। हम बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल एक अलग चेहरा हो जाएगा हमारा। यानी थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां बज़ाहिर उस वक्त पता नहीं चलती, लेकिन एक लंबे अरसे तक आती जाएं तो फिर वो नजर आ जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, चेंज कर देता है ऑर्गेनिज्म को। यही कुछ हाल यहाँ बायोलॉजी में भी हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां आ रही थी जिससे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं बट एक ही स्पीशी के हैं। लेकिन फिर इन ऑर्गेनिजम्स ने इन वेरिएशंस को अपनी नस्लों में जारी रखा। मिलियन साल तक इनकी नस्लों में ये जनरेशंस होती रही, लाखों साल तक ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशंस आती जाएं। तो लाखों साल बाद अब जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो अपने पुराने ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और एक नए ऑर्गेनिज्म बन गया था। मिसाल के तौर पे मंकी यानी बंदर, बंदरों के जिस्म में हम जानते हैं बहुत सारे बाल होते हैं। बंदर जो है उनकी जो बैकबोन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जमीन से यानी बैंड हुआ हुआ होता है वो। और बंदर अपने चारों हाथों का, चार यानी 2 फोर लिम्स का, 2 हाथ हाइंड लिम्स का इस्तेमाल करता है चलने में। अब कुछ बंदरों की स्पीशीज ने अपनी जनरेशंस में ना मामूली सा वेरिएशन करना शुरू करा। हर आने वाली नस्ल के अंदर उनके जिस्म से बाल थोड़े से कम होते गए, वो झुक के चलने के बजाय थोड़ा सा बैंड होकर सीधा होने लग गए। हर जनरेशन अगली जनरेशन से थोड़ा ज्यादा सीधा चल रही थी और अपने हाथों का इस्तेमाल कम करने लग गए, पैरों का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गए। मामूली से चेंजिंग है, ये बाल कम हो रहा है, थोड़े से सीधे होते जा रहे हैं, हाथों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, बंदर ही रह रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है। लेकिन ये काम इन्होंने लाखों साल तक किया। लाखों साल तक जब इनकी जनरेशन में ये छोटे छोटे से वेरिएशन आते रहे तो एंड के अंदर आखिर में बंदर के ऊपर से सारे बाल ही खत्म हो गए, बिल्कुल सीधा हो गया। हाइंड लिम्स जो है वो काफी मजबूत हो गई, सीधी हो गई। 4 लिम्स जो थे वो रिड्यूस हो गए और पैर से वो हाथ की शक्ल इख्तियार कर गए और यूं बंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गया ह्यूमन के अंदर। इससे कहते हैं एवोल्यूशन, वेरिएशन इन अ स्पीशी ओवर सेवरल जनरेशन। अगर एक स्पीशी के अंदर वेरिएशंस आती जाएं लेकिन काफी नस्लों तक आती रहें, लाखों साल तक आती जाएं, तो the organism will become more complex and convert into a new species, एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कह रहे होते हैं हम एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशी ओवर several generations during the course of time is called evolution। ये होता है एवोल्यूशन। ये आपके साथ नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर भी होता है, बट हम यहाँ बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। देखे ना, एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के सामने तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियां आ रही होती है, माँ बाप को पता भी नहीं चल रहा होता। लेकिन अगर एक बच्चा पैदा हुआ, एक शख्स ने उसको देखा, चला गया कहीं और, 30 साल बाद जब वो आगे देखेगा तो उसको वो बच्चा एक डिफरेंट नजर आएगा, बिल्कुल चेंज। वही हुआ ना एवोल्यूशन। थोड़ी थोड़ी सी तब्दीली आ रही थी उसके अंदर, लेकिन एक अरसे तक आती रही तो अब वो एक बिल्कुल ही बहुत ही कन्वर्ट हो गया। बट एवोल्यूशन में मिलियंस का साल लगता है, मिलियन साल लगते हैं और ऑर्गेनिज्म एक दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है।
So this is evolution. Variation in a species over several generations lead to more complex and diversified species. This process is called evolution. अब evolution का मैकेनिज्म एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है. कैसे evolution होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है और उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं. ये थ्योरी एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट ने पेश की थी और उसका नाम था चार्ल्स डार्विन. ये एक नेचुरलिस्ट था. नेचुरलिस्ट का मतलब नेचर को स्टडी करने वाला. इसने अपनी जिंदगी में काफी जगहों का सफर किया, काफी आइलैंड्स को, काफी मेनलैंड्स को इसने विजिट किया और इन जगहों से, आइलैंड से, मेनलैंड से इसने काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के सैंपल्स को इकट्ठा किया. काफी मशहूर साइंटिस्ट है बायोलॉजी में. He visited different mainlands, different islands and collected different samples of plant, animals, birds. काफी samples इसने जब जमा किए, ऑब्जर्व किया उनको, तो उसने देखा कि एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, तो वो थोड़े से दिखने में अलग अलग है, सेम नहीं है, थोड़े अलग अलग है. मिसाल के तौर पे इसने टर्टवाइज के सैंपल्स लिए, तो इसने देखा कि वो टर्टवाइज जो आइलैंड में रहते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है और वो टर्टवाइज जो मेनलैंड में रहते हैं उनका साइज थोड़ा छोटा है दोनों एक ही स्पीशी, बट थोड़े से माहौल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से इनकी बॉडी में थोड़ा सा फर्क है. जो टर्टवाइज मेनलैंड के हैं वो साइज में छोटे हैं और जो टर्टवाइज आइलैंड के हैं वो साइज में थोड़े बड़े हैं. सिमिलरली इसने देखा कि आइलैंड के जो किनारे होते हैं वहां घासेस ज्यादा हैं, सो वहां के टर्टवाइज को इसने देखा कि वहां के टर्टवाइज जो है उनकी नेक ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है, उनके शेल्स जो है वो पीछे की तरफ से उठे हुए नहीं है, और जो आइलैंड का बीच का हिस्सा है वहां पर जरा घासेस नहीं है बल्कि कैक्टस प्लांट्स ऊपर ऊपर है. सो अब यहाँ पर जो टर्टवाइज हैं उनकी नेक थोड़ी स्ट्रेचेबल है और उनका नेक के पीछे से शेल थोड़ा उठा हुआ है ताकि नेक को खींचने के लिए रूम मिल सके, और ये अपनी नेक को ऊपर करके कैक्टस को खाया करते थे. ये काफी बड़ी ऑब्जर्वेशन थी इसकी कि जी एक ही स्पीशी के अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग इलाके में रहते हैं तो उनके जिस्म के अंदर थोड़ी सी इलाकों के एतबार से, एनवायरनमेंट के एतबार से ना थोड़ी वेरिएशंस होती हैं. ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो उनको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर रही होती है. कैक्टस वाली जगह पे कोई ऐसा इसको टर्टवाइज नहीं मिला जिसकी नेक स्ट्रेचेबल नहीं थी, क्योंकि जो ऐसे टर्टवाइज थे जिनकी नेक स्ट्रेचेबल नहीं थी वो इस कैक्टस को नहीं खा पाए और वो मर गए. कैक्टस वाली जगहों पे इसको सिर्फ वही टर्टवाइज मिले जिनकी नेक स्ट्रेचेबल थी, यानी कि उनके अंदर ऐसा वेरिएशन था उनकी बॉडी में जो उनको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर रहा था और उस वजह से वो सरवाइव कर गए थे. ये इसकी थ्योरी का ना मेन पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर कुछ वेरिएशंस आती हैं उनके माहौल के एतबार से. वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा जिसकी वेरिएशन माहौल के हिसाब से अच्छी होगी, माहौल के हिसाब से उसको फिट कर रही होगी. वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा जिसकी वेरिएशन माहौल के हिसाब से फिट नहीं, वो मर जाएगा. मैंने आपको कहा ना, वो टर्टवाइज नहीं मिले इसको कैक्टस वाली जगह पे जिनकी नेक छोटी थी, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए. सो ऑर्गेनिज्म के अंदर इसने जो मेजर चीज नोट की वो ये कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इलाकों के एतबार से कुछ वेरिएशंस हैं जो ओके इनको अपने माहौल में बेस्ट फिट कर रहे थे. अब देखें ना, समंदर के अंदर आपको जितना भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा उनके हाथ नहीं होते, उनके फिन्स होते हैं. हाथ वाला ऑर्गेनिज्म कोई नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर फिन्स हैं, वेरिएशंस हैं, ऐसी वेरिएशन जो इनको बेस्ट फिट कर रही है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म पिछली तारीख में अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ऐसा था जिसके हाथ थे, फिन्स नहीं थे, हाथ थे, तो फिन्स की मदद, हाथ की मदद से स्विमिंग नहीं होती, तो वो ऑर्गेनिज्म अपने इस एनवायरनमेंट में नहीं चल पाए, खत्म हो गए, एलिमिनेट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. वो ऑर्गेनिज्म बच पाए जो एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके अंदर अच्छा वेरिएशन था. ठीक है, माहौल सख्त है, एनवायरनमेंट सख्त है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बना हुआ है वही सरवाइव करेगा. ये है चार्ल्स डार्विन का मेन आइडिया. ओनली दोस ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव दैट आर बेस्ट फिट इन देयर एनवायरनमेंट.
ठीक है, अब इसको जरा कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। बट इसने इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जहन में रखते हुए फिर इसने एक किताब छाया की। उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इसमें इसने अपनी बड़ी मशहूर थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अपनी बॉडी में एवोल्यूशन लाते हैं, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन आया, और यह एवोल्यूशन की वजह से फिर जो आपकी स्पीशीज हैं वो एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट होती गई और फिर वो एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो गई। सो इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। अब इसको कुछ जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बीटल है। ये एक बीटल की स्पीशी है, ये बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की और बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा किया। अब हम जानते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं। सो अब इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स पैदा किए वो सारे ऑर्गेनिजम्स थे तो बीटल्स के, बट दे हैव सम वेरिएशंस। अब इन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस हैं, कुछ की वेरिएशंस ऐसी होंगी जो इनको अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर देंगी, एनवायरनमेंट में इनको फायदा देंगी। कुछ ऐसे ही वेरिएशंस होगी जो कि इनको एनवायरनमेंट में फायदा नहीं देगी। सब ये औलादें सपोज करें एक लीफ पर मौजूद है। अब इनका प्रेडेटर आता है, प्रेडेटर आएगा, प्रेडेटर इनको खाएगा। तो अब आप देखें वो बीटल्स जिनका कलर ग्रीन है वो इस लीफ में कैमोफ्लेज हो जाएंगे, छुप जाएंगे, इनका प्रेडेटर उनको नहीं देख पाएगा। और वो बीटल्स जो विजिबल हो रहे हैं, जिनका वेरिएशन इनको एनवायरनमेंट में फिट नहीं कर रहा, वो खत्म हो जाएंगे। वही बात आ गई ना, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा वेरिएशन है जो इनको एनवायरनमेंट में फिट करता है और ये सरवाइव कर जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा वेरिएशन है जो कि एनवायरनमेंट में इनको फिट नहीं करता और वो मर जाते हैं। ये वही है जैसे मैंने आपको टर्टवाइज में बताया था, नेक बड़ी हो रही थी इसलिए तो वो सरवाइव कर गया, नेक बड़ी नहीं हो रही थी इसलिए वो मर गया। सो अब वो ऑर्गेनिज्म छट के बच गए जिनके अंदर अच्छा वेरिएशन था। अब ये फर्दर जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो अब इनकी नस्ल के अंदर अच्छा वाला वेरिएशन इनकी नस्ल में मुंतकिल हो जाएगा। तो अब ये बीटल्स पहले किस कलर के थे? ब्लू कलर के। अब किस कलर के हो गए? ग्रीन कलर के। थोड़ा सा वेरिएशन आ गया इनकी नस्ल के अंदर और अब ये वेरिएशन इनकी नस्ल में मुंतकिल होता जाएगा। अब इसी तरह ये बीटल्स जब अगली औलादें पैदा करेंगी इनके अंदर फिर कोई वेरिएशन होगा, कुछ के अंदर डिफरेंट सा वेरिएशन होगा, कुछ में डिफरेंट वेरिएशन होगा। वो ऑर्गेनिजम्स, वो बीटल्स सर्वाइव कर जाएंगी जो अच्छा वेरिएशंस के साथ पैदा हुई हैं और जो एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो रही होंगी वो मर जाएंगी। तो अच्छी वेरिएशन फिर इनके नस्ल में मुंतकिल हो जाएगी। ऐसे वेरिएशन ट्रांसफर हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी औलादें पैदा करते हैं, हर औलादों में थोड़े थोड़े से वेरिएशन होते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के वेरिएशन उनको सपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट की हार्शनेस से, और कुछ वेरिएशंस जो है ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं करते। तो जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जिनमें अच्छी वेरिएशंस होंगी वो बच जाएंगे। तो ये बचने वाले ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपना अच्छा वेरिएशन अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, ये मॉथ फ्लाई है। दो मॉथ फ्लाइज हैं और इनका वाइट कलर है, इनके अंदर वाइट कलर है। अब जब इन्होंने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जरिए जब ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए तो उनमें वेरिएशंस थी, ज्यादातर व्हाइट कलर के थे बट एक ब्लैक कलर का आ गया तो वेरिएशन आ गई। जो उसमें कलर की वेरिएशन है उसका कलर ब्लैक है। अब एनवायरनमेंट की वजह से इन पे मुसीबत आएगी, एनवायरनमेंट इनको टेस्ट करेगा, एनवायरनमेंट इनको खत्म करने की कोशिश करेगा। ये सारे जो मॉथ फ्लाई थे, सपोज करें ये एक लकड़ी पे बैठे हैं। अब जब यहाँ पर इनका प्रेडेटर आएगा तो प्रेडेटर इनको खाएगा। इनमें से वो जो व्हाइट वाले हैं चूंकि वो विजिबल हो रहे हैं, प्रेडेटर उनको खा जाएगा, और जो ब्लैक वाले थे चूंकि वो छुप गया, उसके अंदर ऐसा वेरिएशन था जिसने उसको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर दिया तो वो बच गया। तो अब ये ब्लैक वाला जब फर्दर रिप्रोड्यूस करेगा तो अब उसकी आगे की सारी जनरेशन में ये कलर जो है वो इनहेरिट हो जाएगा, यानी वो कैरेक्टर इनहेरिट हो जाएगा जो इसको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर रहा था। ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी औलादें पैदा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए और उन औलादों में थोड़े थोड़े से वेरिएशंस होते हैं।
कुछ में ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो उनको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट करेंगे, कुछ ऑफ स्प्रिंग में ऐसे वेरिएशंस होंगे जो उनको एनवायरनमेंट में फिट नहीं करते। अब इनका टेस्ट होता है, इनको एनवायरनमेंट जो है वो इनको खत्म करता है, एलिमिनेट करता है। ओवर पॉपुलेशन हुई भी ना तो उनको खत्म करेगा। वो ऑर्गेनिज्म, वो ऑफ स्प्रिंग बच जाएंगी जिनमें अच्छा वेरिएशन था, एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट हो रही थी। वो मर जाएंगी जिनके अंदर अच्छा वेरिएशन नहीं था, एनवायरनमेंट में वो बेस्ट फिट नहीं हो रहे थे। तो अब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन आ गया जो फिर अभी अपनी औलादों में मुंतकिल करेगा। इसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम इसको पोस्टुलेट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 4 पोस्टुलेट बनते हैं। पहला पोस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा औलादे पैदा करते हैं। यही बताया ना मैंने आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के जरिए अच्छी खासी औलादे पैदा करते हैं, हायर नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, और इन ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी वेरिएशन होती है। ये सारी औलादें एक जैसी नहीं होंगी, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये जो इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स पैदा हुई हैं, ये अब अपने सर्वाइव के लिए स्ट्रगल करेंगे। एनवायरनमेंट इनको मारेगा, प्रेडेटर इनको खाने की कोशिश करेगा, ये आपस में भी लड़ेंगे, आपस में लड़के एक दूसरे को मारेंगे, दूसरी स्पीशी आके इनको खाएगी। नेचर की एक्सट्रीमनेस होगी, बारिश हो गई, जलजला आ गया, गर्मी हो गई, इन सारी वजूहात से अब ये ऑफ स्प्रिंग जो है वो मरना शुरू होगी। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक, इतने सारे ऑफ स्प्रिंग पैदा हो गए, अगर सबके सब बढ़ गए तो फिर तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी ना ऑर्गेनिज्म की, तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी इससे। एक तो ये फायदा होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से, और दूसरा क्या फायदा होगा, सिर्फ वो ही बचेंगी जिनके अंदर वेरिएशन अच्छा होगा, और जिनमें वेरिएशन अच्छा नहीं होगा वो मर जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, कि जब नेचर इन पर मुसीबत डालेगा तो वो जो अच्छी वेरिएशन वाली होंगी वो बच जाएंगी, यानी कि वो इंडिविजुअल सरवाइव कर जाएंगे जो अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट हो रहे थे, और फिर वही फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, डार्विन कहता था कि ये रैंडम नहीं होता, बल्कि नेचर ने सिलेक्ट किया। नेचर ने तो वेरिएशन लाया, नेचर ही ने ऑफ स्प्रिंग के अंदर ये सारे वेरिएशंस लाए, फिर नेचर ने सेलेक्ट किया जी कि इसकी ऑफ स्प्रिंग, इसकी वेरिएशन अच्छी है, इसको सरवाइव करने देते हैं, इसकी वेरिएशन अच्छी नहीं है तो इसको खत्म कर देते हैं। और फिर आखिर में क्या होगा, जो अच्छी वेरिएशन है वो इनहेरिट हो जाएगी, अगली जनरेशन में ये बेस्ट जो वेरिएशन था वो अब इनहेरिट हो जाएगा, ये करेक्टर अब आने वाली जनरेशन में मुंतकिल होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं जिसको ओवर प्रोडक्शन कहा जाता है। फिर ये ऑर्गेनिजम्स आपस में स्ट्रगल करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, दूसरी स्पीशी से बचते हैं, नेचर से बचते हैं। इसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा जाता है। इससे आबादी जो है उनकी भी वो कंट्रोल भी होती है, और जिनके पास अच्छा वेरिएशन होगा वो सरवाइव कर जाएंगे, जिनके पास अच्छा वेरिएशन नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेंगे। नेचर सिलेक्ट करेगा कि किस इंडिविजुअल को रहना है, किस इंडिविजुअल को नहीं रहना। ठीक है, उसके बाद जो अच्छी वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, जिनकी वेरिएशन उनको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर रही थी, वही सरवाइव कर गए, फिर वो रिप्रोड्यूस करके अपने इस अच्छी वेरिएशन को इनहेरिट कर देंगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी थोड़ी सी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती जाएंगी। अब ऑर्गेनिज्म में जब थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन आती जाएंगी, फिर एवोल्यूशन हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होती जाएगी, लाखों साल तक होगी। तो अब ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा और अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ल्स डार्विन ने जब आइलैंड के किनारों को विजिट किया था तो वहां नीचे घास थी, तो उस टर्टल की गर्दन क्यों बड़ी नहीं थी। और जब वो सेंटर में आया और उसने देखा जी ये टर्टवाइज जो थे उनके लिए कैक्टस ऊपर थे तो उनकी गर्दनें बड़ी थी। वेरिएशन आता गया, जिसकी गर्दन स्ट्रेचेबल थी वो बचता गया, और यही वेरिएशन उनके अंदर आ गया। जिनकी गर्दन छोटी थी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए होंगे ना उधर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो मर गए होंगे। तो ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, फेमस बुक ऑफ चार्ल्स डार्विन इज। चार्ल्स डार्विन की वो फेमस बुक जिसमें इसने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंट की थी, उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशी ओवर सेवरल जनरेशन
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक स्पीशी के कैरेक्टर्स में तब्दीलियां आती जाएं जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं, बट सेवरल जनरेशंस तक आती जाएं, जिससे फिर ये स्पीशी थोड़ी इंप्रूव होती जाएगी, अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट होती जाएगी। बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो वो एक दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको क्या कहा जाता है? तो बायोलॉजी में इसको हम बी यानी एवोल्यूशन कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज प्रपोज्ड बाय, ये जो एवोल्यूशन की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने प्रेजेंट की थी? चार्ल्स डार्विन ने। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल बाय, डार्विन्स के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमारी जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, इनकी तादाद स्टेबल है। हालांकि डार्विन पहले पॉइंट में कहता है ओवर प्रोडक्शन, यानी हर ऑर्गेनिज्म अपनी बहुत ज्यादा औलादे पैदा करता है। तो अगर बहुत ज्यादा औलादे पैदा कर रहे हैं तो फिर पॉपुलेशन की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन स्टेबल है। तो डार्विन ने दूसरा पॉइंट क्या दिया था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहती है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एवोल्यूशन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। Evolution gave rise to biodiversity. Question number 2, list out the factors which are involved in theory of natural selection. Natural selection की जो थ्योरी है, theory of natural selection by Charles Darwin, उसके जो पॉइंट्स थे, जो फैक्टर्स थे, सिर्फ वो आपको लिखने हैं। तो 4 पॉइंट्स थे, 4 पोस्टुलेट्स थे: ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हेरिडेबल वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। इसको आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, डार्विनिज्म भी कहते हैं, दो नाम है, इसको आप डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो ये इसकी थ्योरी हो गई पोस्टुलेट्स के साथ। आपने लिखा इंट्रोडक्शन पहले, चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन हिज फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। फिर आपने इसके मेन पॉइंट नंबर 1 बताया, ओवर प्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रैपिडली टू गिव राइज टू मच हायर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, ड्यू टू ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑर्गेनिज्म compete with each other and with other species. Due to this struggle for existence, a large population is eliminated. Thus in this way population remain stable. फिर आपने थर्ड पॉइंट जिक्र किया, इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज वेरी इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर कैरेक्टर्स ड्यू टू देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की वजह से उनमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। दिस वेरिएशंस आर कॉल्ड माइनर वेरिएशंस। Darwin stated that survival in the struggle for existence is not random, but depend upon in part of the hereditary constitution of the surviving individual. Individuals who are best by the inherited characters in the environment would survive and reproduce, while less fit individuals will vanish. ये हेरिडेबल वेरिएशंस हो गया, यानी कि डार्विन कहता है कि जी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुई हैं, उन सब में कुछ वेरिएशन है एनवायरमेंट की वजह से, जिन्हें माइनर वेरिएशंस कह रहे हैं। अब माइनर वेरिएशंस की वजह से इनका सर्वाइव होता है। डार्विन कहता है कि जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे वो रैंडम नहीं है, बल्कि ये जो सर्वाइविंग इंडिविजुअल है ना, इनके हेरिडिटी कैरेक्टर पर डिपेंड है। वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी वेरिएशंस आई जो इनको एनवायरनमेंट में बेस्ट फिट कर रही है, वो सर्वाइव कर जाएंगे उस जंग में, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऐसी वेरिएशंस आई हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेड नहीं है, वो वैनिश हो जाएंगी। फिर आखिरी है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, इनहेरिटेंस प्रिजर्व द फेवरेबल वेरिएशंस। Thus in this way a species may slowly change into a better new species. Natural selection is an ongoing process because the environment is changing constantly. So that is today's lecture about the evolution and theory of natural selection. चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।